आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री का निर्वाचन और उसकी शक्तियाँ। जब हम मंत्रिमंडल का गठन और शक्तियों का अध्ययन कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली के कारण दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष सम्राट है और वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। अब देखिए कि लास्की ने क्या कहा है। लास्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र की धुरी है। इसी तरह रैमजे म्योर ने भी लिखा है कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र है और प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक है। तो इससे स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री ही व्यवहारतः सर्वोच्च कार्यपालिका का अध्यक्ष है और सम्राट एक प्रतीकात्मक प्रधान है जिसकी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री करते हैं और वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। वही ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था की धुरी है। और प्रधानमंत्री के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद अनौपचारिक है, यानी कि किसी कानून या संविधान के द्वारा प्रधानमंत्री का पद निर्मित नहीं हुआ है, उसका कोई आधार नहीं है। इंग्लैंड की अन्य अनेक संस्थाओं की भांति प्रधानमंत्री का पद भी स्वतः विकसित हुआ है। या हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद अभिसमय और परंपराओं का ही एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है और उसकी क्या शक्तियां हैं। तो सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री के निर्वाचन को। बहुत सरल है, जैसा कि स्पष्ट है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली के कारण ब्रिटेन में संसद का जो निम्न सदन है, पार्लियामेंट का निम्न सदन कॉमन सभा, तो कॉमन सभा में जिस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उस राजनीतिक दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करता है। यानी कि और सरल शब्दों में मैं कहना चाहूँ तो नवनिर्वाचन के पश्चात लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण देता है और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। देखिए, साधारणतः जिस राजनीतिक दल को कॉमन सभा में स्पष्ट बहुमत मिलता है उसी दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन कुछ एक बार अपवाद स्वरूप ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि जब किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, और यदि किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तब वहाँ का सम्राट सविवेक से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यानी कि तब सम्राट अपनी सविवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो ये है ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का निर्वाचन, यानी कि संसद का, पार्लियामेंट का निम्न सदन, यानी दो सदन है, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। और कॉमन सभा में जिस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करता है। ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद वहाँ चुनाव होते हैं और चुनाव में
जिस व्यक्ति या जिस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है उसी दल की सरकार बनती है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनेगा जो लोक सदन का सदस्य होगा, यानी कि जो सम्राट है वो लोक सदन के बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा। ये था प्रधानमंत्री का निर्वाचन। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रधानमंत्री के क्या शक्तियां हैं, उसके पास क्या अधिकार और कार्य हैं। तो सर्वप्रथम मंत्रिमंडल का निर्माण, जो प्रधानमंत्री का सबसे पहला कार्य होता है प्रधानमंत्री बनने के पश्चात, वो मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। यानी कि वो सम्राट को मंत्रियों के नाम की सूची देता है और सम्राट उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री पद की शपथ दिलाता है। अर्थात प्रधानमंत्री की इच्छा से ही मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल बनाते समय अपने दल के मुख्य नेताओं का भी ध्यान रखता है और मंत्रिमंडल में लेने का प्रयत्न करता है। यानी कि जब वो मंत्रिमंडल का निर्माण करता है तो वो ध्यान में रखता है कि वो किस गुट का या किस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसका प्रयास रहता है कि वो सभी समुदायों के व्यक्तियों को अपने मंत्रिमंडल में उचित जगह प्रदान करें। लास्की ने ठीक ही कहा है कि प्रधानमंत्री वह केंद्र है जिस पर मंत्रिमंडल का जीवन व उसका अंत निर्भर करता है। तो मंत्रिमंडल के निर्माण में अहम भूमिका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रहती है। दूसरा प्रमुख कार्य आता है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करने के पश्चात उनमें पदों का बंटवारा प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है कि कौन से व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है। ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रियों को सौंपते हैं। कभी कभी मंत्रियों में परस्पर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस समय प्रधानमंत्री ही उन मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। प्रधानमंत्री का प्रयास होता है कि सभी को एक सूत्र में बांधकर चलें। नेक्स्ट आता है मंत्रिमंडल की अध्यक्षता। तो जब जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों में कार्यसूची निर्धारित करता है और विभागों के बीच तालमेल बिठाता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिमंडल का अंत। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मंत्रिमंडल का निर्माण और मंत्रिमंडल के अंत की शक्तियाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के हाथ में ही होती हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री है, यदि किसी अन्य मंत्री के साथ उनका मतभेद हो जाता है तो ऐसी दशा में प्रधानमंत्री उस मंत्री को मंत्रिमंडल छोड़ने के लिए बाध्य कर सकता है। और एक बात और कि यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। तो एक तरह से प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के लिए जीवनदायिनी का काम करता है। वो चाहे तो किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है, उसे नया पद सौंप सकता है या फिर अपने मंत्रिमंडल से ही निष्कासित कर सकता है। और प्रधानमंत्री जब अपने पद से त्यागपत्र देते हैं तो संपूर्ण मंत्रियों को भी अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है सम्राट को परामर्श देना। जो प्रधानमंत्री है वो सम्राट तथा मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी का काम करता है। ब्रिटेन में यह संवैधानिक परंपरा है कि कोई भी मंत्री सीधा सम्राट से संपर्क नहीं कर सकता। तो प्रधानमंत्री विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी सम्राट तक पहुंचाता है, यानी कि समय समय पर वो विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के बारे में राजा को अवगत करवाता है। वे सब कार्य
जो राजा द्वारा किए जाते हैं, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ही उनके संबंध में राजा को परामर्श देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच एक कड़ी का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है लोक सदन का नेतृत्व। ये मैं बता ही चुकी हूँ पहले कि लोक सदन का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि वो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के कारण वो लोक सदन का भी नेता होता है। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करना पड़ता है और संसद का नेता होने के कारण उसे लोक सदन को भंग करके पुनर्निर्वाचन करने का भी उसे अधिकार प्राप्त होता है। अर्थात कॉमन सभा में यदि उस जो प्रधानमंत्री का राजनीतिक दल है अपना बहुमत खो देता है तो प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है और प्रधानमंत्री सम्राट से सिफारिश करके कॉमन सभा को भी भंग करने की सिफारिश कर सकता है। फिर आता है शासन का संचालन। देखिए, वो कार्यपालिका का प्रमुख है, लोक सदन का वो नेता है, तो हम कह सकते हैं कि शासन का मुख्य होने के कारण शासन का समस्त संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। सभी विभाग उसकी देखरेख में काम करते हैं। वह विविध मंत्रालयों में सामंजस्य बनाए रखता है और उनके कार्यों की सामान्य देखभाल भी करता है। राष्ट्र का प्रतिनिधि। देखिए, वो विदेशों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों में और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम होते हैं उन सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। वो संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है। यदि वो दूसरे देशों में जाता है या हम कह सकते हैं दो देशों के बीच होने वाली संधि, समझौते, सभी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के ही हस्ताक्षर होते हैं। विदेशी कार्यों के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है। अपने दल का नेता होता है, तभी तो उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अर्थात वो केवल अपने सदन का नेता नहीं होता, वरना देश अपने दल का नेता होता है, दलीय संगठन पर आय व्यय पर नियंत्रण रखता है और यदि उसकी आज्ञाओं का कोई उल्लंघन करता है या उन्हें कोई चुनौती देता है तो वह अनुशासन संबंधी कार्रवाई करके उस सदस्य को उचित दंड भी दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नियुक्तियां। इंग्लैंड में नियुक्तियों से संबंधित कार्य यद्यपि सम्राट के द्वारा किया जाता है, लेकिन व्यवहार में ये समस्त नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही की जाती हैं। ब्रिटेन में जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उन समस्त पदों पर सम्राट प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नियुक्तियां करता है। इसके अतिरिक्त सम्राट के द्वारा जो उपाधियां प्रदान की जाती हैं वो उपाधियां भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही सम्राट द्वारा दी जाती हैं। संकटकालीन शक्तियां। इसके अंतर्गत व्यवहार में संकट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दायित्व और शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। समस्त शक्तियां एक तरह से प्रधानमंत्री के हाथ में आ जाती हैं। वो प्रधानमंत्री तानाशाह के रूप में कार्य करने लगता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय लॉर्ड जॉर्ज तथा चर्चिल ने अपनी इन्हीं अभूतपूर्व शक्तियों का प्रयोग किया था। तो ये थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, जिन शक्तियों का प्रयोग वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से करता है। एक बार मैं आपको फिर बताऊं
कि संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण दो तरह की कार्यपालिका है। नाम मात्र की वास्तविक सम्राट नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष है और इंग्लैंड में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तथा उसकी कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ यह चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी ब्रिटिश संसद के बारे में। धन्यवाद।